सभी का कक्षा 11वीं के 5वें अध्याय में स्वागत है, जहाँ पर हम एनसीईआरटी के तहत हिस्ट्री में प्रस्तर युग और आदि मानव के बारे में जानेंगे। यह इस सीरीज़ का 5वां वीडियो। इससे पहले हमने 4 वीडियो डालकर 4 चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं। यदि किसी व्यक्ति ने ये पहला वीडियो देख रहा है तो आप पहले उन चारों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो प्रस्तर युग और आदि मानव युग में हमने सबसे पहले क्या किया है कि इतिहास को समझने के दौरान कुछ कालों के बारे में अलग अलग से काल बना दिए हैं। जैसे आपने सुना होगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरा पाषाण युग और उस समय किस प्रकार की व्यवस्थाएँ थी उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यदि बात की जाए मानव की, तो मानव सभ्यता जो है या मानव जो है उसका अस्तित्व देखा जाए तो वो प्लाइस्टोसीन युग में देखने को मिलता है। प्लाइस्टोसीन युग में देखने को मिलता है। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पे हमें गाय, हाथी, घोड़े वगैरह इन सभी का भी प्लाइस्टोसीन युग में ही प्रारंभ देखने को मिलता है। प्लाइस्टोसीन युग के बारे में यदि जानना चाहें तो एक क्वाटरनरी पीरियड है। क्वाटरनरी पीरियड 2 भागों में बढ़ता है, एक है प्लाइस्टोसीन, एक है होलोसीन। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जैक्ट एकदम कीवर्ड याद रखिए ताकि आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव निकालने में आसानी रहे। इस प्रकार के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाने की संभावना नहीं के बराबर है। तो क्वाटरनरी पीरियड जो था वो 2 भागों में बटा था, एक है प्लाइस्टोसीन, एक है होलोसीन। जो प्लाइस्टोसीन है उसका समय काल है 10,000 से लेके 20 लाख वर्ष पूर्व तक, जबकि होलोसीन जो पीरियड है वो आज से लेके 10,000 वर्ष पहले तक का समय माना जाता है। ठीक है, तो आदि मानव के जीवाश्म भारत में प्रायः नहीं मिले हैं क्योंकि मानव के प्राचीनतम अस्तित्व के साक्ष्य जो हैं वो ग्लेशिएशन के कारण बताए जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली वो मिले हैं अफ्रीका के आसपास। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में आपका जो बोरी नामक स्थान है, महाराष्ट्र के बोरी क्षेत्र में इसकी जानकारी मिलती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बोरी लोकेशन देके उसके सामने कोई और स्टेट जैसे एमपी लिख दिया तो आपको बोल सकता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 2-3 ऑप्शन नीचे लिख के। तो आपको ध्यान रखना है कि बोरी जो है वो कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में है। फिर आगे इसमें बताया गया है कि पूरा पाषाण काल के औजार छोटा नागपुर पठार में मिले हैं। ठीक है, इसमें 1 लाख ईसा पूर्व के भी हो सकते हैं जो छोटा नागपुर के आसपास मिले हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के कर्नल शहर में भी हमें ये जानकारी मिलती है। उत्तर प्रदेश का जो बेलन घाटी वाला एरिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बेलन वाली घाटी एरिया में मिर्ज़ापुर क्षेत्र में पशुओं के अवशेष मिले हैं। तो आपसे ये पूछा सकता है कि बेलन घाटी किस राज्य में है, तो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। और वहाँ पे किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। या फिर आपसे 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशुओं के साक्ष्य मिले हैं, तो बेलन घाटी में। बेलन घाटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मानव था वो शिकार और खाद्य संग्रह करता था और उसी पर जीता था। आगे यहाँ पर पूरा पाषाण युग की कुछ अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हमने अलग से लिख लिया है कि पूरा पाषाण काल की 3 अवस्थाएं हैं। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पूरा पाषाण काल, एक है ऊपरी या उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो जो पूरा पाषाण काल है वो निम्न पूरा पाषाण काल वो 5 लाख BC से 50,000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल का समय माना जाता है 50,000 ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और उत्तरपुरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब यदि किसी को AD और BC नहीं पता है तो जैसे मान के चलो ये 0 है। ठीक है, तो 0 से पहले का जो भी समय था उसको बोलते थे बिफोर द क्राइस्ट। ठीक है, और AD जो है वो 0 से आगे का समय को माना जाता है। अब यदि बात की जाए सबसे पहले पूरा पाषाण युग की, तो पूरा पाषाण युग अधिकांश समय जो था वो हिम से गुजरा। इसका लक्षण कुल्हाड़ी, हस्त, कुठार या फिर जो क्लीवर थे या चापर थे उनका उपयोग देखने को मिलता है इसमें। भारत में पाई जाने वाली कुल्हाड़ी काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसी पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिली है। पत्थर के औजार से मुख्यतः काटने, खोदने व छीलने का काम भी किया जाता था। आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल अब पाकिस्तान में बड़ी पंजाब या सोहन घाटी नदी के क्षेत्र में पाए गए हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान की सोहन घाटी, तो सोहन घाटी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। बोलन घाटी कहाँ पर है, बोलन घाटी अभी हमने देखा था कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में औजारों के साक्ष्य मिले हैं।
और राजस्थान में दुधवाना क्षेत्र में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इस जो चीज़ है यहाँ पे कुछ चीज़ें जो फैक्ट लिखे गए हैं उनको यहाँ पे अलग से लिख लिया है ताकि याद करने में सहूलियत हो सके। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान की सोहन घाटी, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में और राजस्थान के दुधवाना क्षेत्र में आपको औजारों के साक्ष्य मिलते हैं। अब यदि आपसे अगला काल पूछा जाए तो इसमें आता है मध्यपुरा पाषाण युग। मध्यपुरा पाषाण युग में उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था, उसी का उपयोग ये लोग करते थे। ये पपड़ियाँ सार भारत में पाई गई है। ठीक है, इन्हें क्षेत्रीय भेद भी पाए गए हैं क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग पत्थर मिलते थे, उसके हिसाब से वहाँ पपड़ियों का विकास हुआ। इसमें फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो मध्यपुरा पाषाण युग हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसका एग्जाम्पल यह नर्मदा और तुंगभद्रा नदी घाटी पर देखने को मिलता है। और मध्यपुरा पाषाण युग जो है वो निम्नपुरा पाषाण युग और ऊपरीपुरा पाषाण युग के बीच का एक प्रकार से सेतु का काम इसने किया। अब बात की जाए ऊपरी पुरा पाषाण युग की, तो ऊपरी पुरा पाषाण युग में पुरा पाषाणकालिक अवस्था के मानवों के उपयोग के लायक गुफाएं और शिलाश्रय मिलते हैं, जिसकी जानकारी हमें भोपाल के दक्षिण में 40 किलोमीटर भीमपेटिका से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऊपरी पुरा पाषाण काल आते आते तक मानव सभ्यता जो थी वो गुफाओं में आवास करना सीख चुका था। इस प्रकार देश के अनेक पहाड़ी ढलान, नदी घाटियों में पूरा पाषाणकालिक स्थल पाए गए हैं, किंतु सिंधु और गंगा के कछारी मैदानों में इनका पता नहीं चलता है। अब दूसरे नंबर पर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो काल था, इसका समय माना जाए तो 9000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत के साथ हुआ। ठीक है, अब इस काल में मनुष्य ने मछली पकड़ना सीखा, शिकार करना सीखा और खाद्य वस्तुओं को बटोरना भी सीखा। यदि देखा जाए मध्य पाषाण काल की बातचीत की जाए तो मध्य पाषाण काल के दो स्थल यहाँ पर चर्चा में हैं जहाँ पे मध्य पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। आपसे भी पूछा था कि जो पूरा पाषाण कालीन है उनमें औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप होल्ड करके अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं और सोच सकते हैं कि कहाँ पर हुए। तो जैसे आपने पढ़ा था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपने देखा था कि बेलन घाटी में, या फिर पाकिस्तान की सोहन घाटी में आपने देखा था, राजस्थान का डिडवाना क्षेत्र देखा था, तो वहाँ पर आपने पूरा पाषाणकालीन औजार पाए। लेकिन जो मध्य पाषाणकालीन औजार है वो आपको कहाँ मिले हैं? एक मिला है बीरभान में, और बीरभान कहाँ पर है? वो है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, दूसरा मिला है आपको तिन्नेवेली में, और तिन्नेवेली कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में। तो क्या होगा, वो आपको सुमेलित करने को देगा, वो सामने पूछेगा कि कौन सा गलत है, तो आपको जैसे बीरभान के सामने वो कुछ भी स्टेट लिख देगा वेस्ट बंगाल की जगह, जैसे उन्होंने उड़ीसा लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि बीरभान एग्जैक्ट कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, और तिन्नेलवेली कहाँ पे? तमिलनाडु में। जो मध्य पाषाणकालीन लोग थे वो आखेटक और पशुपालक तो थे ही थे, साथ में उन्होंने माइक्रोलिथिक पत्थरों का उपयोग भी शुरू किया, जिसका उपयोग करके वो मतलब अपने जो दैनिक जीवनचर्या थे उसमें काम करते थे। ठीक है, आगे जाके जो आपका राजस्थान और जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर आपको प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान के भागौर में और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के भागौर में और आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में वहाँ पर है। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का कार्य सीखा जा चुका था। ठीक है, ये यहाँ पर दोनों की जानकारी दी गई है। तो जब भी मध्य पाषाण काल में लोग आगे जैसे आपने देखा था कि उत्तर पूरा पाषाण काल में लोग गुफाओं में रहने लग गए थे, तो इन गुफाओं में रहने के क्रम में उन्होंने प्राचीनतम कलाकृतियों का भी विकास किया। मध्य प्रदेश का भीमपेटिका स्थल अद्भुत है, भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। यहाँ पर चित्रित गुफाएं पाई गई है। ठीक है, इन गुफाओं में चित्र पूरा पाषाण काल में से मध्य पाषाण काल तक के हैं क्योंकि वे यहाँ इस समय तक रहे थे। स्पष्टतः इन कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पक्षी और पशु के चित्र हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भीमपेटिका से प्राप्त पूरा पाषाणकालीन मध्य पाषाणकालीन चित्रों का विषय क्या है, तो विषय क्या है? पशु पक्षी के चित्र जिनका उपयोग जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। आगे तीसरा जो काल है वो है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग को खाद्य उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल को आखेटक और पशुपालक या खाद्य संग्राहक जो था पूरा पाषाण काल था, लेकिन
नवपाषाण काल आते आते हम खाद्य उत्पादक की स्थिति में आ गए। उत्पादक सीधी सी बात है कि यहाँ पे इन्होंने किसानी सीख ली हुई है, ठीक है। तो विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व के बाद शुरू होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय 7000 ईसा पूर्व भी बताया गया है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो ये मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है, और मेहरगढ़ उस काल का स्थल है, तो वो नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे इसमें बताया गया है कि पालिशदार पत्थरों के औजार और हथियारों का उपयोग भी ये लोग करने लगे, ठीक है। इनका उपयोग वो औजार काटने के लिए, ठीक है, कुल्हाड़ी के रूप में, ठीक है, इस रूप में करने लगे। आगे उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुआ है, तो इसी ही कश्मीर की नवपाषाण संस्कृति का स्थल भी कहा जाता है। इसी में एक फेमस जगह है बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है। यदि कश्मीरी नवपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताओं की बात की जाए तो ये गर्तावास थे, मतलब एक गड्ढों में आवास बनाकर रहते थे, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक बर्फबारी वगैरह होती होगी। दूसरा है मृदभांड विविधता, मतलब यहाँ के जो मृदभांड थे उनमें विविधता देखने को मिलती है। अगला है पत्थर और हड्डी के औजारों का उपयोग ये लोग करते थे। यह सूक्ष्म पाषाण का यहाँ पर अभाव था, मतलब जो मध्य पाषाण कालीन स्थल में जो माइक्रोलिथिक औजार बने थे वो यहाँ पर नहीं मिलते हैं। महत्वपूर्ण स्थल जो था वो बुर्ज होम था, और कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है कि बुर्ज होम कहाँ पर है, तो बुर्ज होम कहाँ पर है, कश्मीर में। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कश्मीर में यहाँ पे बुर्ज होम है, ठीक है, यहाँ पे इसको लोकेट किया गया है। फिर आगे यहाँ पर बताया गया है कि चिरान नामक एक स्थान की चर्चा है जो पटना में है। यहाँ पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में सिर्फ चिरांद ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं, तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। या आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर हड्डी के उपकरण पाए गए, तो चिरांद में पाए गए हैं, ठीक है। यह स्थान गंगा और उत्तरी किनारे पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ के उपकरण हिरण के सींगों के हैं। परवर्ती नवपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र यहाँ पर पाए गए हैं। इसी प्रकार आपको बुर्ज होम से भी नवपाषाणकालीन हड्डी के औजार देखने को मिलेंगे। बुर्ज होम के लोग रुखड़े धूसर मृदभांडों का उपयोग करते थे। ये रोचक बात है कि यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के साथ दफना दिए जाते थे, तो वो जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब नवपाषाणकालीन युग की बात चल रही है, तो इसका जो दूसरा समूह है वह दक्षिण भारत में गंगा और गोदावरी नदी के आसपास मिलता है। ये लोग आमतौर पर नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों पर रहते थे, ठीक है। पक्की मिट्टी की मूर्तियों से इनसे प्रकट भी देखने को मिलता है, इनके जो साक्ष्य मिलते हैं वो। वहीं तीसरा क्षेत्र जो है वो नवपाषाण युग का, वो असम की पहाड़ियों से मिलता है। नवपाषाण औजार उत्तर पूर्वी सीमा पर मेघालय की गारो पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेंगे। अन्य यदि देखा जाए तो नवपाषाणकालीन स्थलों की बात की जाए तो आपको कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल और संगेनकल्लू देखने को मिलते हैं। वहीं पय्यमपल्ली कहाँ पर है, तो वो तमिलनाडु में है। तो मैप में यहाँ पर आपको लोकेट करना है कि कर्नाटक के क्षेत्र में कौन कौन सा है, तो मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल और संगेनकल्लू, जबकि तमिलनाडु का क्षेत्र जो ये वाला यहाँ पे पय्यमपल्ली देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे इसमें बताया गया है कि नवपाषाणकालीन लोग जो थे वो स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मानव सभ्यता विकसित हो रही है। मेहरगढ़ में बसने वाला नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक प्रकार का कौन सा स्थल है, नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। ये हाथ से बनाए गए मृदभांडों का उपयोग भी करते थे, तो यहाँ पे वही लिखा गया है। आगे बताया गया है कि नवपाषाण युग के सेल्ट, कुल्हाड़ी, वसूले, छेनी आदि औजार जो थे वो उड़ीसा के छोटा नागपुर के क्षेत्र में पाए गए, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर हम देख रहे हैं कि धातु वगैरह हमको यहीं से प्राप्त होती है। परंतु मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तथा उत्तरी दक्कन के कई प्रदेशों में भी नवपाषाण बस्तियों का आभास आमतौर पर बहुत कम मिलता है, जिसका कारण यह है कि यहाँ पत्थर नहीं थे, इन्हें आसानी से खरद कर चिकना किया जा सके। तो आप देख रहे हैं कि लोग जो पहाड़ी वगैरह विकसित हुई है वो सभ्यता जो है अपने आवश्यकता के अनुसार जगहों पर विकसित हुई है। 9000 ईस्वी से 3000 ईस्वी के बीच की अवधि में पश्चिम एशिया में भारतीय तकनीक प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, भवन निर्माण, पशुपालन का कौशल भी सीखा। फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ, ठीक है, और आगे से बेकार चलता रहा। प्रस्तर युग के लोगों की भारी लाचारी थी कि वे पूर्णतः पत्थर के ही औजारों और हथियारों पर आश्रित थे।
इसीलिए पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियाँ नहीं बनाई जा सकी। ठीक है, तो इसकी एक कमी थी। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप यदि उन्हें सॉल्व करना चाहें तो। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि प्राचीन भारत में पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण युगों में परस्पर भेद किन किन आधारों पर किया जा सकता है। प्रत्येक युग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन भी करना है आपको। तो आपने अभी अच्छे से डिटेल में देखा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, नवपाषाण युग मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में किस प्रकार से सहायक रहा। तो आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं।